अध्याय 6, अध्याय 6 क्या है? जीवन बीमा में क्या शामिल है, अर्थात कि जीवन बीमा किस किस सिद्धांत पे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होना आवश्यक हैं। जैसे मिठाई है तो मिठाई में क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं? चीनी, खोया, मैदा या मेवा, जो कुछ भी है। तो मतलब मुख्य चीज़ क्या है? चीनी और खोया, इतनी चीज़ें आवश्यक हैं। जीवन बीमा में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ शामिल है? पहला नंबर है संपत्ति। ठीक, अगर संपत्ति नहीं होगी तो बीमा नहीं होगा। अगर आपके पास जैसे मोटरसाइकिल है तो आप उसका बीमा कराओगे, बस है तो उसका बीमा कराओगे। अगर कोई साधन है ही नहीं है तो आप किस चीज़ का बीमा कराओगे? ठीक, तो संपत्ति का होना आवश्यक है। बीमित किया गया जोखिम या घटना जिसका जोखिम कवर किया गया है, अगर उस संपत्ति के साथ घटना नहीं हो सकती, दूसरी चीज, दूसरा नंबर का ये है, आप देखिए कि अगर उस संपत्ति के साथ घटना नहीं हो सकती तो उसका बीमा नहीं होगा। घटना का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास संपत्ति है, कहाँ पे? गोंडा में, चौक में 1 बीघा ज़मीन है, उसकी कीमत कितनी है? करोड़ों में है। ठीक, लेकिन क्या कभी किसी को आप ज़मीन का या प्लाट का बीमा कराते आप सुने? नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? इसलिए कि उसमें घटना होने की संभावना नहीं है कि आज प्लाट आपका यहाँ से खोद के कोई आदमी दूसरी जगह उठा के लेके चला जाए। चोरी नहीं कर सकता उसको, कि कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका बीमा नहीं होता, अर्थात कि जिस चीज़ में घटना नहीं हो सकती। अब वही चीज़ अगर मान लीजिए उतने ही कीमत की उसकी कोई कार हो तो उस कार का बीमा होगा। क्यों? वो चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए, पूलिंग। पूलिंग का सिद्धांत। पूलिंग का सिद्धांत क्या होता है कि मोटरसाइकिल वाले जितने मोटरसाइकिल मालिक हैं सब लोग अपना बीमा कराएं। पुलिस क्यों चेक करती है सारी गाड़ियों का बीमा? पुलिस से क्या मतलब है? यही मतलब है। इसीलिए बीमा जो है इसमें अनिवार्य कर दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में कि सारे गाड़ी मालिकों को अपना बीमा करवाना आवश्यक है गाड़ी का। क्यों? अगर जो है मान लीजिए बीमा कंपनी के पास केवल 2 आदमी आए बीमा कराने के लिए अपनी अपनी गाड़ी का, और उसने 1,000 किस्त लिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मान लीजिए गाड़ी एक आदमी की चोरी हो गई, तब क्या होगा? तब तो बीमा कंपनी को 50,000 रुपये उस कस्टमर को देना पड़ेगा। तो पाया वो केवल 2,000 और देना पड़ा उसको 50,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी फिर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ये आवश्यक होता है कि बहुत से लोग अपना बीमा या अपने गाड़ी का बीमा कराएं। तो 1,000 रुपये मान लीजिए, जैसे 500 लोगों ने बीमा कराया तो इनके पास कितना इकट्ठा हो गया? 5 लाख रुपया। और अगर मान लीजिए 4 आदमियों की गाड़ी गायब हुई तो 50 चौका 200, यानी 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ये 2 लाख रुपए बड़े आराम से किस लोगों को पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद भी इनके पास 3 लाख रुपया बचा रहेगा। तो बीमे के सिद्धांत में पूलिंग का सिद्धांत, यानी कि पूलिंग का मतलब परस्परता, लोगों का आपसी सहयोग। तो एक हिसाब से सारे लोग 1,000 रुपये का चंदा अपनी गाड़ी के लिए देते हैं, और जिसकी गाड़ी गायब हो जाएगी उसको जो है बीमा कंपनी 50,000 रुपये पेमेंट कर देती है। तो ये चीज़ आवश्यक हो गई। चौथा पॉइंट क्या है? अनुबंध, संविदा, करार, कुछ भी कह लीजिए इसको। ये भी चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। अब आप सोचो कि लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ी में खतरा भी मौजूद है, और लोग बीमा कराने को तैयार भी हैं, पैसा भी जमा करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई संस्था हो ही ना, अर्थात बीमा करने के लिए कोई तैयार ही ना हो, तो आदमी क्या करेगा? एग्रीमेंट किससे करेगा? तो इसलिए एग्रीमेंट होना आवश्यक है। और कि गाड़ी आपका हम बीमा कर रहे हैं,
किस परिस्थिति में क्या पेमेंट देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको कहा जाता है एग्रीमेंट। अब इसमें आगे देखिए, मानव जीवन मूल्य, ठीक है ना। मानव जीवन मूल्य कैसे निकाला जाता है? जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, वो गायब हो जाती है तो आप जान जाते हो या बीमा कंपनी जान जाती है कि हाँ भाई इसकी गाड़ी 50,000 की थी, हमको 50,000 रुपये पेमेंट करना है। अब मनुष्य के जीवन में किसी आदमी की वैल्यू कितनी है और उसके मरने के बाद बीमा कंपनी कितना पेमेंट दे, ये कैसे पता चलेगा कि किसी मनुष्य की कीमत कितनी है? तो उसको कहा जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आदमी की कीमत निकालना बताया गया है, ठीक है। मनुष्य की मृत्यु पर हानि कितना होगा, कैसे निकलेगा, उसमें इस सिद्धांत का पालन किया जाता है कि मानव जीवन मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि वैसे तो मानव जीवन अमूल्य माना जाता है, कोई भी धनराशि मानव जीवन की हानि की भरपाई नहीं कर सकती। अर्थात कि मनुष्य की कीमत असीमित है, चाहे जितना पैसा दे दिया जाए उसकी वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन जीवन बीमा निगम में मनुष्य को एक संपत्ति माना गया है। मनुष्य को मनुष्य नहीं माना गया है, क्या माना गया है? एक संपत्ति माना गया है। तो जब किसी भी चीज़ को संपत्ति मान लोगे तो उसकी कोई ना कोई कीमत तो निकाली जा सकती है। हर संपत्ति की एक कीमत होती है। तो इसका जो है, सबसे पहले एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर ह्यूबनर। क्या नाम था? प्रोफेसर ह्यूबनर। और 70 वर्ष के पहले इन्होंने एक जो है सिस्टम बनाया था कि किसी भी आदमी की कीमत हम निकाल सकते हैं। उसको कहा जाएगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मानव जीवन मूल्य। तो ये कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए 24 साल के दो लड़के हैं, ठीक। एक लड़का क्या करता है? मजदूरी करता है, 200 रुपये डेली कमाता है। तो महीने में मान लीजिए वो 20 दिन काम पे रहता है, तो 20 दिन में वो कितना कमाया? 20 दूना 40, 4,000 रुपया महीना उसकी आमदनी हुई। अच्छा ठीक, अब साल में कितनी आमदनी हो गई उसकी? 12 चौक 48,000 रुपया। यानी मोटा मोटा मान लीजिए आप कि ये 50,000 रुपया कमा रहा है। अच्छा, आदमी के काम करने की उम्र कब तक मानी जाती है? 60 वर्ष तक। सरकारी जो है मान्यता क्या है कि 60 साल की उम्र तक आदमी काम करेगा। तो 24 साल वाला जो लड़का है वो कितने दिन काम करेगा? 24 6 30 और 30 30 60, यानी कुल मिला के अभी वो 36 साल तक काम करने की स्थिति में है। 36 साल तक वो काम करेगा। अब आप मान लो कि आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब जज के यहाँ मुआवजे के लिए एप्लीकेशन जाती है कि हमारा इतना नुकसान हुआ, तो ये माना जाएगा कि 4,000 रुपया महीना, साल भर में मोटा मोटा 50,000, और 36 साल तक वो अभी काम करता। 36 साल में वो कितना कमा लेता? 50 3 150 यानी 15 लाख, और 5 6 30, 15 3 18 लाख रुपया वो अपने पूरी जिंदगी में कमाई करता। उसके मर जाने से उसके परिवार वालों का कितना नुकसान हुआ? 18 लाख का। यही उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनेगी कि मुआवजा कितना मिलना चाहिए, कि इतना मुआवजा मिले कि या तो पूरा मिले 18 लाख रुपया, और या तो कम से कम इतना मिले कि पैसा जमा करने पर 4,000 रुपया महीना, यानी जो कमा रहा था उतना ब्याज जरूर मिले, तो वो उसका मुआवजा सैंक्शन होता है। अच्छा, अब मान लो कोई 24 साल का लड़का है और वो प्राइमरी टीचर में आ गया, तो उसकी आमदनी क्या हो गई? 30,000 रुपया महीना। साल में कितना हुआ? 3,60,000, और 36 साल में आप जोड़ लो तो 1 करोड़ रुपया आ गया, कम से कम 1.25 करोड़ रुपया आ गया। तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या बनेगी? 1.25 करोड़ रुपया। तो किसी भी आदमी का मानव जीवन मूल्य इसी तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है।
तो इसमें कह रहे हैं कि बीमा के संदर्भ में मानव जीवन को एक संपत्ति माना गया है और इसका मूल्य निकाला जा सकता है। मूल्य कैसे निकलेगा? व्यक्ति की आय अर्जन मतलब कमाने की क्षमता के अनुसार होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उसका परिवार के प्रति योगदान उतना ज़्यादा होता है, अर्थात वो परिवार में उतना ज़्यादा पैसा देता है। उस व्यक्ति के न रहने पर किसका नुकसान होगा? परिवार को। तो परिवार को जो हानि होगी उस हानि की भरपाई के लिए आवश्यक राशि उस आदमी का मानव जीवन मूल्य होता है। मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति का मानव जीवन मूल्य वह आदर्श राशि है जिसका बीमा उस व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, अर्थात अभिकर्ता द्वारा उसके मानव जीवन मूल्य के बराबर राशि के बीमे की सलाह दी जानी चाहिए। अर्थात कि किसी आदमी को कैसे बताया जाए कि आपका कितने का बीमा होना चाहिए, या मान लो कस्टमर कहता है कि हमारा कितने का बीमा आप करेंगे, तो आप कैसे जानोगे? तो इसी सिद्धांत पर, अर्थात कि आदमी के ना रहने पर उसके परिवार का जितना नुकसान होने वाला हो या हो सकता है उतने का बीमा होना आवश्यक होता है। तो लेबर को आप कितने का बता सकते हो कि 18 लाख का बीमा आपका कायदे से होना चाहिए, और मास्टर को कितने का बता सकते हो आप कि आपका कम से कम 1.25 करोड़ का बीमा होना चाहिए, क्योंकि आपके ना रहने पर आपके परिवार का इतने का नुकसान होगा। यही ह्यूमन लाइफ वैल्यू का सिद्धांत होता है। इसके बाद देखिए, मानव जीवन में से संबंधित जोखिम, यानी एक मनुष्य के मन में, जोखिम का मतलब यह है कि हर आदमी के मन में ये शंका होती है। कौन कौन सी शंका? ये शंका सबके मन में रहती है कि मैं असमय मर सकता हूँ। होती है कि नहीं होती है? कि मैं एक्सीडेंट से या हार्ट अटैक से या बीमारी से, किसी भी वजह से मैं असमय मर सकता हूँ। पहला पॉइंट। दूसरी शंका क्या होती है कि ज़्यादा लंबा जीवन, ये भी एक प्रकार का खतरा है कि अगर मान लीजिए मैं मरा ही नहीं, 90 साल तक जिंदा हूँ, ठीक है ना, और मैं व्यापार करता हूँ, 60 के बाद मुझे दिखाई पड़ना सुनाई पड़ना सब बंद हो जाएगा, तो बिजनेस दूसरे के हाथ में चला जाएगा, तो आप बताओ कि मेरी ज़िंदगी कैसे पार होगी? ये भी तो होता है। तो ये भी शंका होता है कि ज़्यादा लंबा जीवन होने पर भी खतरा है। और तीसरा क्या है? अपंगता। मान लीजिए किसी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन से हम गिरे और दोनों पैर कट गए, तो अब बताओ क्या हमारी कोई ज़रूरत कम होगी? खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, किसी भी चीज़ की कमी होगी? नहीं कमी होगी। हमको सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा क्योंकि हम कोई काम अब कर नहीं पा रहे हैं। तो ये शंका हर आदमी के मन में उठती है। तो वही पॉइंट इसमें बताए हुए हैं कि ये समस्त जोखिम जीवन बीमा द्वारा रक्षित किए जाते हैं। रक्षित मतलब कि इनकी जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम लेता है कि भाई मरने पर भी हम पेमेंट देंगे, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे तो आपकी पेंशन वाला बीमा हम कर देंगे, आपको पेंशन मिलता रहेगा। और तीसरा है अपंगता। अपंगता होने पर हम किस्त आपकी माफ़ कर देंगे और मैच्योरिटी पर पूरा पेमेंट देंगे। ये स्कीम में, बंदोबस्ती योजना में आप पढ़ ही चुके हो, तो ठीक है ना। तो वही चीज़ें कहते हैं कि समस्त जोखिम जीवन बीमा द्वारा रक्षित किए जाते हैं। गैर जीवन बीमा यानी साधारण बीमा में मुख्यतः संपत्ति के नुकसान से संबंधित जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण बीमा यानी जिसमें गाड़ी घोड़े में वाला बीमा कंपनी जो होती है वो क्या करती है, संपत्ति के नुकसान से संबंधित जोखिम पर वो पेमेंट देती है। जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, समुद्र के मार्ग से अगर आप माल भेज रहे हो, जहाज़ डूब गया तो नुकसान, तो इसके सबके नुकसान का वो पेमेंट करती है। अच्छा, अब आप आइए संतुलित प्रीमियम। संतुलित प्रीमियम क्या है? चूंकि जीवन बीमा का कारोबार किससे जुड़ा है? आयु से। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आदमी के मरने की संभावना बढ़ती जाती है, तो आयु बढ़ने के साथ जोखिम की संभावना बढ़ती है। इसका अर्थ
यही हुआ। ठीक है ना। अतएव बढ़ती मृत्यु दर के अनुसार बीमा कंपनी को बढ़ती हुई आयु के लिए अधिक प्रीमियम लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे आपका बीमा इस साल हुआ, किस्त 500 रुपये पड़ रही है, आपकी उम्र 30 साल है, लेकिन अगले साल 31 हो गई तो 505 रुपये पड़ना चाहिए। उसके अगले साल जो है 510 हो जाना चाहिए, उसके अगले साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उम्र बढ़ने पर किस्त बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि मरने की संभावना बढ़ रही है। 30 साल पे मान लीजिए हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन 40 पे, 45 पे, 48 पे तो ज़्यादा हार्ट अटैक होने लगता है। ठीक है ना। तो कायदे से हर साल पे किस्त इसमें बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी आदमी का हर साल जो है आप किस्त बढ़ाओगे तो आदमी सोचेगा कि अब उम्र हमारी बढ़ गई है, अब हम अपना बीमा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? कि अब जो है इसमें हमको फ़ायदा कम है। अर्थात कि अगर 50 साल की उम्र पे आपकी किस्त पड़ रही है 800 और 30 साल की उम्र पे पड़ रही है 500, तो आदमी सोचेगा नहीं कि हमारा 300 रुपये किस्त ज़्यादा पड़ रहा है, हम बीमा नहीं कराएंगे। क्योंकि आदमी को जो दिखता है सामने, उसी का उसके ऊपर असर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ती मृत्यु दर के अनुसार बीमाकर्ता को अधिक आयु के लिए अधिक प्रीमियम लेना चाहिए, परंतु बीमा कंपनियां पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान एक समान प्रीमियम लेती हैं। अर्थात कि अगर 30 की उम्र में आपने बीमा कराया, 500 रुपया सालाना पड़ रहा है, तो जब आपकी उम्र 50 पहुंचेगी तब भी 5 हिस्से ही 100 रुपया आपसे वो किस्त लेंगे। क्यों लेते हैं? इसका कारण यह है कि अगर बढ़ती आयु के साथ प्रीमियम वो बढ़ाएंगे तो अधिक उम्र वाले लोग बीमा से दूर हटने की कोशिश में रहेंगे कि हम जो है बीमा नहीं कराएंगे। और जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र होगी वो लोग क्या करेंगे? वो जानते हैं कि अब हमको 4-5 साल और जीना है, सर हिल रहा है, पैर हिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा जोखिम से आच्छादित लोग, अर्थात जिसकी उम्र बढ़ गई है, वो लोग बीमा हेतु तो तत्पर रहेंगे। अर्थात वो बीमा कराने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा बीमा कर दो 50 लाख का, और घर वालों 4 साल में हम मर जाएंगे तो घर वालों को 50 लाख रुपए पेमेंट हो जाए। तो इससे क्या होगा? विपरीत चयन की संभावना रहेगी। विपरीत चयन का मतलब कि गलत आदमी का बीमा हो जाना। गलत आदमी बीमा कंपनी के हिसाब से कौन है? कि जिसका बीमा नहीं होना चाहिए उसका बीमा हो जाए। अब आप सोचो कि किसी बीमा कंपनी से अगर मान लीजिए सब 50 साल वाले आदमी बीमा कराएं और 55 तक पहुंचते पहुंचते सारे लोग निपट जाएं, तो बीमा कंपनी दिवालिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहाँ से पेमेंट देगी? तो मुख्य पॉइंट इसमें यही है। तो इसीलिए जो है यही कारण है कि बीमा कंपनी पूरी पॉलिसी अवधि के लिए एक समान प्रीमियम निर्धारित करती है। लेवल प्रीमियम इसको कहा जाता है कि आपका किस्त अगर 20 साल के लिए हमने बीमा किया है तो 20 साल तक ये अपरिवर्तनीय रहेगा, अर्थात न किस्त बढ़ेगी न घटेगी। इसी को संतुलित प्रीमियम कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्या है? जोखिम की पूलिंग। ठीक है ना। जोखिम की पूलिंग का मतलब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। पूलिंग का मतलब होता है परस्परता। ठीक है ना। तो पूलिंग का मतलब यहाँ पे यही पे है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हो सके उसको इसमें जोड़िए। इसीलिए बीमा कंपनियां एजेंट भर्ती करती हैं और उनके माध्यम से अधिक लोगों को बीमा करवाने के लिए समझवाती हैं। ठीक है ना। जीवन बीमा संविदाओं में देखिए क्या लिखा है? जीवन बीमा संविदाओं में देय राशियां विधि बाध्यताएं होती हैं। विधि बाध्यता का मतलब कि कानूनी रूप से बाध्य होना, अर्थात कि जीवन बीमा निगम जो वादा करती है कि मैं आपके मरने पर इतना पेमेंट दूंगा, उसको देना पड़ेगा। कानून के अनुसार वो बाध्य है। बीमा धारकों के मन में बीमा कंपनी के प्रति वित्तीय सुरक्षा की भावना भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा कस्टमर जो बीमा कराया है उसके मन में ये भावना होनी चाहिए
कि बीमा कंपनी विपरीत परिस्थितियों में भी दावे का भुगतान करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि विपरीत परिस्थिति, पहले आप जानो कि विपरीत परिस्थिति क्या है। जैसे आपके उत्तराखंड में बाढ़ आई और वहां पे एक साथ 50,000 आदमी बह गए, 25,000 आदमियों का बीमा था, एक साथ 25,000 आदमियों का क्लेम आ गया कि फला मर गए और उनका पेमेंट दीजिए आप। अच्छा, अब ये हुआ विपरीत परिस्थिति। और सामान्य परिस्थिति क्या है? बीमा कंपनी ये मान के चलती है कि अगर 1,000 आदमियों का हम बीमा करते हैं तो पहले साल में उसमें 30 आदमी मर जाएंगे और उसका पेमेंट हमको देना पड़ेगा, और उसके लिए बीमा कंपनी तैयार भी रहती है। ये होती है सामान्य परिस्थिति कि जो इसका अनुभव है कि जैसे पिछले साल मान लीजिए 1,000 आदमियों का बीमा हुआ तो उसमें 30 आदमी मर गए, उसके पहले भी मान लीजिए 1,000 आदमी का बीमा हुआ था, मान लीजिए 31 आदमी मरे, उसके पहले अगर मान लीजिए 1,000 आदमी का बीमा हुआ था उसमें कितने आदमी मरे? 29 आदमी मरे। तो एवरेज क्या निकल के आया कि 1,000 आदमियों का बीमा करने पर उसमें से 30 आदमी मर जाते हैं। अब आप सोचो तो उस हिसाब से 50,000 आदमियों पर कितने आदमी मरने चाहिए थे? केवल 1,500, और वहां पे मरे कितने? 25,000। तो ये क्या हुआ? विपरीत परिस्थिति। समझ में आ गई ये बात? तो बीमा कंपनी के प्रति वित्तीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए कि यह कंपनी अगर मान लीजिए अचानक भूकंप आ गया और बहुत से लोग मर गए तो ये हाथ नहीं खड़ा कर देगी कि भैया इतने आदमी मर गए, अब इतने लोगों का पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं है। हर परिस्थिति में बीमा कंपनी दावे का भुगतान करेगी। इसी कारण से बीमा में पूलिंग का सिद्धांत लागू किया जाता है, अर्थात कि पूरे देश में जब ये बीमा कर रहे हैं तो उत्तराखंड में अगर 25,000 आदमी बहे तो इनके पास अगर मान लो 30 करोड़ कस्टमर हैं तो बाकी 30 करोड़ आदमी मिल करके इन 25,000 के परिवार वालों का नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई कर देंगे। अब भरपाई कैसे करते हैं? एक एक आदमी इसमें उनसे चंदा तो मांगा नहीं जाता। होता क्या है कि जैसे बीमा कंपनी ने वादा किया है कि मैच्योरिटी पर हम आपको 2.5 लाख रुपया देंगे, ठीक है ना, 1 लाख के बीमे पर। लेकिन अगर मान लीजिए कस्टमर मर गए, ज़्यादा लोग मरे, तो 2.5 लाख के बजाय मान लीजिए 2,85,000 रुपये मिला। भाई जिस साल में मान लीजिए भूकंप आया, बाढ़ आया, बहुत से लोग मर गए, तो उस साल बीमा कंपनी का लाभ कम हो गया। लाभ कम हुआ तो उसने बोनस घटा दिया। तो मैच्योरिटी पर अगर मान लीजिए 2,50,000 मिलना है तो 2,50,000 के बजाय 2,85,000 मिलेगा। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है कि कंपनी विपरीत परिस्थिति में दावे का भुगतान की, और इसी कारण से बीमा में पूलिंग का सिद्धांत लागू किया जाता है। पूलिंग अथवा परस्परता से तात्पर्य क्या है कि बीमा धारकों से प्राप्त प्रीमियम का एक ही फंड बनाया जाए, अर्थात सारे कस्टमर से जो आप पैसा इकट्ठा करते हो उसको एक जगह रखो, और समस्त भुगतान में ऑफिस का खर्चा, एजेंट का खर्चा और कस्टमर के मरने वाला खर्चा और मैच्योरिटी वाला सारा भुगतान एक ही स्रोत से करिए, वहीं से पेमेंट करिए। प्रत्येक प्रकार के बीमा व्यवसाय के लिए अलग फंड का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ जीवन बीमा का जो हमने बताया अभी कि सारा पैसा एक जगह रखो, सारा पेमेंट उसी से करो। लेकिन जो गाड़ी घोड़े वाला बीमा है उसमें हर प्रकार के बीमे के लिए अलग अलग फंड बनता है। कैसे? जैसे जीप वालों का जितना किस्त इकट्ठा करो उसको एक जगह रखो, मोटरसाइकिल वालों का सारा पैसा एक जगह रखो, ट्रक वालों का सारा पैसा एक जगह रखो। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि मोटरसाइकिल वालों का पैसा मान लीजिए आपने 10 लाख इकट्ठा किया और पेमेंट देना पड़ा कितना? कुल मिलाकर के साल भर में 12 लाख रुपया। तो इसका मतलब हमने किस्त कम लिया था। तो क्या होगा? अगले साल से मोटरसाइकिल वालों के बीमे की किस्त बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें भी लिखे हैं कि प्रत्येक प्रकार के बीमा व्यवसाय के लिए अलग फंड का निर्माण किया जाता है। इसका आपस में विलय या इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मोटरसाइकिल वालों के फंड में कुल मिला के 12 लाख रुपया है, तो और उसमें 14 लाख रुपया देना पड़ा, तो आप ये नहीं कर सकते कि बस वालों के फंड से उठा करके उसको दे दीजिए, क्योंकि बस का तो साल भर में कोई चोरी नहीं हुई। तो आप बस वाले से या जीप वाले के फंड से उसमें पेमेंट नहीं कर सकते, जिससे कि अगले साल आप मोटरसाइकिल वाले की किस्त बढ़ा दीजिए। अब क्या है, जीवन बीमा संविदा करार। इसमें जीवन बीमा के अनुबंध को विधिक अनुबंध माना जाता है, अर्थात कि जब आप फार्म भरते हो कस्टमर का और बीमा कंपनी में आपने जमा किया और बीमा कंपनी ने उस आदमी का बीमा पास कर दिया और रसीद दे दिया, तो ये क्या हो गया, विधिक अनुबंध, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त। इसमें आश्वस्त राशि, आश्वस्त राशि मतलब कि जो हमने आश्वासन दिया है कि मृत्यु होने पर हम 2 लाख रुपया देंगे, एक्सीडेंट से, बीमारी से मरने पर 1 लाख रुपया देंगे, तो ये 1 लाख रुपया क्या है, सम अश्योर्ड, यानी आश्वासन दिया गया कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे। और यह पेमेंट हम क्यों देते हैं, मानव जीवन की सुरक्षा हेतु, ठीक है ना। यह पेमेंट क्यों दिया जाता है, मानव जीवन की सुरक्षा हेतु। जैसे मोटरसाइकिल का पेमेंट क्यों दिया जाता है कि मोटरसाइकिल गायब हो गई तो कस्टमर दूसरा जो है मोटरसाइकिल खरीद सके। यहाँ पे आदमी को संपत्ति माना गया है, तो उसके मरने पर उसके परिवार की आमदनी वैसे ही चलती रहे, इसीलिए इसमें ये पेमेंट दिया जाता है। यही कारण है कि जीवन बीमा व्यवसाय को व्यापक नियमन और निरीक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन बीमा निगम का कोई भी बीमा कंपनी हो, उसका व्यापक नियमन, यानी उसके लिए नियम कायदा बना हुआ है बीमा कंपनियों के लिए, और लगातार उसका निरीक्षण चलता रहता है। निरीक्षण में क्या होता है कि चेक करते रहते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि मरने पर लोगों को दे सको, ऐसा तो नहीं गलत सलत जगह पे आपने पैसा लगा दिया हो या व्यक्तिगत खर्चे में आपने ज़्यादा कर दिया हो। जैसे सहारा वालों का जब नियमन और निरीक्षण के अंतर्गत जब उनकी चेकिंग हुई तो पैसा दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि बैंक में इनका पैसा जमा है या फला जगह पे है। तो उनसे पूछा गया कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, तो उन्होंने कहा 69,000 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जो है 10,000 करोड़ रुपए अपने जमानत के लिए यहाँ पे जमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं। जब उनसे कहा गया कि अच्छा 5,000 करोड़ रुपए जमा करिए, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। सहारा श्री क्या कर रहे थे कि जब किसी का पूरा होता था जो है, पहली बात तो यही गलत काम किए कि हम आपका 5.5 साल में डबल कर देंगे। तो 5.5 साल में डबल कर रहे हो तो उसका पैसा उसको दो। तो क्या कर रहे थे कि जब 5.5 साल बाद कस्टमर आता था तो कहते थे अरे आपका 10,000 का 20,000 हुआ है, क्या करोगे, निकाल के अब फिर दोबारा 5 साल के लिए जमा कर दो, अब ये 40,000 हो जाएगा। जब वो 10वें साल आता था कि लाओ 40,000 दो, तो फिर कहा अरे क्या करोगे, निकाल के इसमें 5,000 और मिला दो और 40,000 में 10,000 और मिला दो, 50,000 हो जाए और ये बाद में आपको 5 साल बाद 1 लाख मिलेगा। अर्थात कि हमको पैसा देना था ही नहीं, केवल जो है लोगों से वादा कर करके वो पैसे को, और अपने नाम से उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में होटल खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली कि हम अपना आप बाद में यहाँ से निकल जाएंगे और जो अपना पैसा ले पाएगा लेगा, नहीं ले पाएगा नहीं लेगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। इसी के आशंका में सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उनको बंद कर दिया और तब से 3 साल से वो कोर्ट में जो है उसमें तिहाड़ जेल में बंद है और पैसा वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये पैसा किसका है, पब्लिक का है। और पब्लिक का अगर आपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपया ले रखा है तो वो 10 करोड़ रुपया हमको दिखना चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ, ठीक है ना। तो इसमें व्यापक नियमन और निरीक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि अपनी व्यावसायिक बाध्यताएं पूर्ण करने के लिए विधि अनुसार यानी कानून के अनुसार बीमा कंपनियां सदैव रूढ़िवादी तौर तरीके अपनाती हैं। रूढ़िवादी तौर तरीका क्या होता है कि जब आपका पैसा मिलता है तो ये इकट्ठा कहाँ लगाते हैं, ज़मीन में, सोने में, फैक्ट्रियों के शेयर में,
तो ये सब रूढ़िवादी तौर तरीका है कि ज़मीन में कोई देखभाल नहीं करनी है, पैसा बढ़ता रहेगा, मैच्योरिटी पर वो आपको पेमेंट कर देंगे ज़मीन बेच के। तो देखिए इसमें लिखा है कि जिससे कि पॉलिसी धारक को देय लाभ वादे के अनुसार दिए जा सकें, अर्थात कि जो हमने वादा किया है कि मैच्योरिटी पर हम आपको इतना देंगे वो हम दे सकें। बीमा अनुबंध के अंतर्गत जब बीमा कोई कस्टमर कराता है तो पॉलिसी धारक को प्राप्त राशि की अपर्याप्तता के बारे में विचार करते समय अन्य निवेश के माध्यमों से तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कई बार कस्टमर कहते हैं अरे पोस्ट ऑफिस में तो 6 साल में डबल कर रहा है, तो यहाँ तो 15 साल में डबल करते हैं। तो ये तुलना तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत नहीं होने का मतलब कि उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि बीमा अनुबंध के अंतर्गत, यानी जो बीमा आपने कराया है इसमें जोखिम कवर अर्थात कि मरने पर भी दे रहे हैं और बचत यानी मैच्योरिटी पर भी दे रहे हैं, दोनों परिस्थिति में देते हैं। लेकिन अब आप सोचो कि अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, तो पक्की बात है कि 6.5 साल या अब तो 10 साल हो गया है, 10 साल बाद आपको 2 लाख देंगे। लेकिन मान लीजिए आज जमा किया आपने 1 लाख रुपया और 2 महीने बाद आप मर गए, तो क्या देंगे? तब तो वही 1 लाख रुपया वापस कर देंगे। लेकिन अगर बीमा कंपनी में आपने ये कहा है कि 1 लाख रुपया सालाना हम 20 साल तक देंगे, तो इसका मतलब कि आपका बीमा 20 लाख का हो गया और एक ही किस्त यानी 1 ही लाख रुपया जमा करने के बाद अगर आप मरे तो बीमा कंपनी 20 लाख रुपया तुरंत देगी। ठीक है, तो यही इसका मेन थ्योरी है। तो आपका ये अध्याय 6 ये भी समाप्त हुआ।